लेकिन भाई मेरा इंटरेस्ट किसमें है? मेरा इंटरेस्ट है मोनिका। बीबी क्वेश्चन मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अति इंपॉर्टेंट है। काफी सारे गाने बनते हैं कि लग गए 440 वोल्ट छूने से वर्क डन इन ब्रिंगिंग किसको? +1 कूलम चार्ज को कहां से? फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये डेफिनेशन बेटा उतनी ही सिंपल है जितना उसके घर का रास्ता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो चार्ज दिया गया कितना? 2 कूलम का। ये लिख ले यहां पर भाई, लिख ले भाई। सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5, इन सब का जो ग्रुप है उस ग्रुप को मैं नाम देता हूं बैटरी, क्योंकि इनके ऊपर छोटा क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस बन सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह, और आज मैं लेकर के आया हूं वो वाला चैप्टर जिसका तुमको बेसब्री से इंतजार था। हाँ जी, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, और तुम लोगों को इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम पता है क्या आती है? वो प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की, वो प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट को समझने की, और वो प्रॉब्लम होती है पेपर के अंदर नए नए क्वेश्चंस को बनाने की। आज ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सबको हम खत्म कर देंगे इसके डिफरेंट एपिसोड्स के अंदर। टोटल इस चैप्टर के मैं 4 एपिसोड तुमको देने वाला हूं। 4 एपिसोड के बाद में तुम बन जाओगे मास्टर ऑफ दिस चैप्टर। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस वीडियो को देखते जाना है। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो। देखो, लाइक करने की ना मेरे को बोलनी नहीं चाहिए यार, लाइक करना तो तुम्हारे बिल्कुल दिल दिमाग के अंदर होना चाहिए। तो बिना वक्त को खराब किए जल्दी से हम करते हैं इसको शुरू कि इनसाइड एन एटम मेरे को क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो बेटा, किसी एटम के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, ठीक है? एटम के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि तुम अपनी क्रश के घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हो, उसकी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश करते हो। एटम के अंदर झांकते हैं। एटम के अंदर झांकने पर मेरे को देखने को मिलता है कि एक पार्टिकल होता है एटम में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एक होता है पॉजिटिव प्रोटॉन, और बाकी के ग्रीन कलर के तुमको न्यूट्रॉन दिखाई दे रहे हैं ना? तो मेरे को यहाँ पर टोटल 3 पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं किसी एटम के अंदर। एक दिखाई दिया नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, ये रहा। एक दिखाई दिया मेरे को रेड वाला जो पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन, और एक मेरे को ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। आज तो इन तीनों की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, दूसरा बोला प्रोटॉन, तीसरा बोला न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है बेटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो बात बड़ी सिंपल सी है। यहां पर मैंने 3 पार्टिकल पढ़ लिए जो एटम के अंदर पाए जाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ठीक है, यहां तक की बात तो क्लियर होगी तेरे को। चल आगे बात करते हैं। तो अभी देखना, ये जो 3 पार्टिकल हैं, ये तीनों पार्टिकल में से मेरा फोकस पता है किसके ऊपर है? मेरा फोकस पता है किसके ऊपर है? मेरा जो फोकस है वो होगा केवल एक ही पार्टिकल के ऊपर, और वो पार्टिकल होगा कौन सा? वो पार्टिकल होगा मेरा कौन सा? इलेक्ट्रॉन। मान ले कि भाई मेरे सामने एक तो ये है मुस्कान, एक है मेरे सामने मोनिका, और एक है मेरे सामने मनीषा। लेकिन भाई मेरा इंटरेस्ट किसमें है? मेरा इंटरेस्ट है मोनिका के अंदर, तो मैं केवल इसके ऊपर फोकस करूंगा। मैंने यहां 3 पार्टिकल पढ़े, तो मेरे को फोकस केवल इलेक्ट्रॉन के ऊपर करना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अभी इसी के अंदर है। मेरी बात को समझना। कुल मिलाकर के बात यह है कि एक बार में इन तीनों के ऊपर तो मेरा क्रश हो नहीं सकता, किसी एक के ऊपर मेरा क्रश होगा, उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। यहाँ 3 पार्टिकल मैंने पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीनों को मेरे को एक बार में पढ़ना नहीं है। मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो अभी इलेक्ट्रॉन के अंदर है, तो मैं किसको पढ़ूंगा? इलेक्ट्रॉन को पढ़ूंगा। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें तुमको याद रखनी, दिमाग के अंदर रखनी है। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला व्यक्ति कौन है? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम है जे थॉमसन। क्या नाम बेटा? सर जे थॉमसन। इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बात और तुमको याद रखनी है। क्या याद रखनी? कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, जैसा कि मैंने यहां पर लिख करके दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बेटे वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और कूलम। कूलम ऐसा यूनिट होती है, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी पहले तो समझने का है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का बेटा मास भी होता है। क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना होता है? ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये वो पॉइंट्स है जो तेरे को एमसीक्यू के लिए तैयार करके रखने हैं। एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा तो भाई तेरा तो खेल हो जाएगा। तो जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते जाना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है वीडियो शुरू करने से पहले ही, और लिखते जाओ ये सारे पॉइंट जो मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, दिमाग में रखते जाना है, क्योंकि पेपर जो है बेटा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा।
दूसरा उसके अंदर HOTS भी आने हैं फिजिक्स के अंदर, इस बात को बिल्कुल मेंशन कर लेना। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें बताई हैं, उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखते जाओ भाई क्या क्या रिपीट किया मैंने यहाँ पर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला व्यक्ति कौन है? सर J.J. थॉमसन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 और यूनिट होती है कूलाम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये रहे सारे के सारे पॉइंट्स जो तेरे को दिमाग के अंदर बिठा लेने। अभी हम जिसकी बात करने वाले हैं ना उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं डिनोट करता हूं किससे? कैपिटल Q से। इस बात को याद रखना भाई, कैपिटल Q भी लिखा जा सकता है, स्मॉल q भी लिखा जा सकता है, ये तुम्हारी श्रद्धा है। बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की, इसकी डिफाइन की बात करते हैं तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अराइजेस ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से प्रकट होने वाली प्रॉपर्टी को मैं नाम देता हूं क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए। भाई कोई भी एटम है मेरे पास में, कोई भी क्या है? एटम है। उस एटम की एक प्रॉपर्टी होती है, ये जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ में मिलता है तो या तो इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉन का इनटेक करता है। ये या तो इलेक्ट्रॉन दे देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दोनों में से कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा। उसके बाद मैंने बोला कि ये कोई भी एक काम कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन ले ले या इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में एक Na है और एक मेरे पास में Cl है। एक एटम है सोडियम का, एक एटम है क्लोरीन का। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? क्लोरीन को। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव, जैसा कि केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हो जाता है? नेगेटिव। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बन गया ना, बिल्कुल बन गया। तो Na पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बना। तो इलेक्ट्रॉन के गिव एंड टेक से कुछ नई प्रॉपर्टी इस एटम के ऊपर आई। सोडियम के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये कैसा बन गया? Na पॉजिटिव। क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये कैसा बन गया? नेगेटिव। तो कहने का मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया वो बना पॉजिटिव, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया वो बना नेगेटिव। तो भाई गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई ना कोई प्रॉपर्टी अराइज हो रही है किसी एटम के ऊपर। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो किसी एटम के ऊपर अराइज होती है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चल अब मैं बात कर रहा हूं तेरे से भाई, क्या चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? भाई तो चार्ज मेरे पास में जनरली 2 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर? चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन-सा भाई? एक होगा पॉजिटिव, एक होगा कैसा? पॉजिटिव, और एक होगा कैसा? नेगेटिव। तो चार्ज 2 प्रकार के होंगे, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई एटम, क्या कह रहा हूं मैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो वहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हो रहा बल्कि वो एटम इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो मैं बोलता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो वहां पर हमेशा क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज। जैसा कि अभी मैंने बताया, Na है, ये Cl है। Na ने भाई इलेक्ट्रॉन दिया, Na ने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो Na बना कैसा? पॉजिटिव। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कैसा बना? नेगेटिव। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अल्टीमेटली क्या होता है? किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कुछ ना कुछ तो होता है। किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कुछ ना कुछ तो होता है, और वो चार्ज मान लेते हैं कितना है? Q है। लेकिन जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर, क्या वो एकदम से बन गया होगा इतना बड़ा चार्ज? एक बहुत बड़ा चार्ज Q है किसी बॉडी के ऊपर, क्या वो चार्ज एक बार में बन गया होगा? नहीं। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आने के लिए, मान लो ये कोई एटम है, तो इस एटम के ऊपर चार्ज आने के लिए ना कुछ प्रोसेसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है कि भाई या तो इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया या फिर एक इलेक्ट्रॉन दिया। हो सकता है कुछ समय के बाद इसने, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन और लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, या फिर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, या हो सकता है इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, और या फिर हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। इन द सिमिलर फैशन हो सकता है कि n इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए
और या हो सकता है कि n इलेक्ट्रॉन इसने निकाल के दे दिए। इन दोनों ही सिचुएशन में तेरे को एक बात समझ में आ रही होगी। वो बात क्या समझ में आ रही होगी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा या देगा उतने का मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से और वही बन जाता है इसका टोटल चार्ज। वही बन जाता है इसका क्या, टोटल चार्ज। यहां तो बात क्लियर हो रही है, यहां तो बात क्लियर हो रही है। चलो आगे समझते हैं एक बार फिर से इसी बात को, एक बार फिर से समझेंगे सेम पैटर्न को वंस अगेन। तो मैंने कहा यहां पर टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इस प्रकार से तुमको याद रख लेना है कि कैसे ये डेफिनेशन बन रही है। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तो बात क्लियर हो रही है। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल इसी तरीके से याद रख लेना है, दिमाग के अंदर बिठा लेना है। ये आ गया। अब यहां पर एक और बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको क्या बताया था कि Q बराबर क्या होता है बेटा, Ne। ये तो हो गया, लेकिन उससे पहले क्या बताया, पिछली स्लाइड में क्या बताया कि चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस का साइन लगाऊंगा। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो चार्ज है वो मे भी पॉजिटिव और मे भी नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रॉन दिए गए हों तो पॉजिटिव चार्ज होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन लिए गए हों तो नेगेटिव चार्ज हो। दोनों प्रकार के चार्ज हो सकते हैं, इसलिए मेरा जो फॉर्मूला है वो फाइनली क्या बनता है, प्लस माइनस Ne। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भाई बात समझ में आ रही है। मैं पढ़ा रहा हूं और तुम्हें बात समझ में ना आए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता यार, मेरे को बिल्कुल पता है। और इसी बात पर जल्दी से अभी के अभी लाइक जरूर करो। कर दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा मैं बीबी क्वेश्चन। बीबी क्वेश्चन मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अति इंपॉर्टेंट है। चलो तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया मेरे से, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो बस यही निकालना है। तो मैं यहां पर तुमको सॉल्व करके बता रहा हूं सेम चीज को। ये इसको ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन की तरह लेना है, न्यूमेरिकल नहीं मानना बिल्कुल भी, इसको सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरह लेना है। उसने कहा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है जो बना रहे हैं किसको, 1 कूलम ऑफ चार्ज को। किसको बना रहे हैं बेटा, 1 कूलम ऑफ चार्ज को। तो मैं यहां पे तुमको बता देता हूं कि कूलम क्या होता है। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको निकालने, यानी n की वैल्यू निकालनी है। चार्ज कितना दिया गया, चार्ज तुमको दिया गया कितना, 1 कूलम। चार्ज कितना दिया गया तुमको, 1 कूलम। इस बात को याद रखने का है, चार्ज दिया गया तुमको 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, चार्ज दिया गया 1 कूलम, और मेरे को मैथमेटिकली एक फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 कूलम। N कितना है निकालना है, E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दोनों साइड है, इधर भी कूलम है, इधर भी कूलम है। अरे यहाँ पर भी 1 कूलम है और यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। ये कूलम से ये कूलम उड़ गया होगा, तो क्या बचा होगा, 1 इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये बचा होगा। N निकालना है बेटा, तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। ये तो पता है ना, ये क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 आ गया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं पलट के लिख देता हूँ। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैंने n के इक्वल टू में लिखा था 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वही यहाँ पर मैंने फ्लिप करके लिखा है, वही यहाँ पर मैंने फ्लिप करके लिखा है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिख दिया है, और कुछ नहीं है, दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो n की वैल्यू डिवाइड करेंगे, इनको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो दिस मच वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को। तो सिंपल सी बात याद रखना है, 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर के बनाते हैं 1 कूलम चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अल्टीमेटली क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो इसका नाम समझ लो बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और नाम होता है जो तुम डेली लाइफ में जानते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को दूसरा नाम हम देते हैं क्या, वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो मैं गाने तो सुने हुए ना, वोल्टेज के ऊपर काफी सारे गाने बनते हैं।
कि लग गए 440 वोल्ट छोड़ने से तो वो क्या है, अल्टीमेटली वोल्टेज है, और वोल्टेज की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। इसको मैं अभी से बता देता हूं। डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो, क्या कह रहा हूं मैं, मान लो कि ये कोई लोकेशन है, ये कोई लोकेशन है और ये बहुत दूर, इस लोकेशन से बहुत दूर ये कोई एक पॉइंट है। बहुत दूर के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट है। बहुत दूर के किसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पर कोई पॉइंट है। ये पॉइंट कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। और ये है एक जगह जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई तो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है ए, और ये रहा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे मैंने रख दिया है +1 कूलाम का चार्ज। क्या रख दिया बेटा, +1 कूलाम का चार्ज। इस चार्ज को, +1 कूलाम के चार्ज को यहां से मैं लेकर के आना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद इस पॉइंट ए तक। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद इस पॉइंट ए तक मैं इस चार्ज को लेकर आना चाहता हूं। चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, और ये एफर्ट जो हम लगाते हैं यहां से उठा करके इधर लाने में, जो हम एफर्ट लगाते हैं, जो हम वर्क करते हैं, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलाम चार्ज, +1 कूलाम चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, +1 कूलाम चार्ज। क्या बोलूंगा, +1 कूलाम चार्ज, या फिर यूनिट, 1 को क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो +1 कूलाम चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। जो भी मेरे को काम करना पड़ता है वो वर्क ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोल रहा हूं मैं, वर्क डन। क्या बोल रहा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग किसको, +1 कूलाम चार्ज को कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं कि Q चार्ज को, कितना चार्ज को, Q चार्ज को लेकर के आने W काम कर रहा है। Q चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लेके जाने में कितना काम कर रहा है, W काम कर रहा है। Q चार्ज के लिए W काम कर रहा है। 1 चार्ज के लिए कितना काम करना होगा, Q चार्ज के लिए W काम करना है तो 1 चार्ज के लिए कितना काम करना होगा, W/Q। और मैंने अभी अभी बताया था कि 1 चार्ज के लिए वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, यूनिट चार्ज के लिए जो भी काम करते हो वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। Q चार्ज के लिए W काम करना पड़ रहा है तो 1 चार्ज के लिए W/Q काम करना पड़ता है। और डेफिनेशन अभी अभी हम पढ़ करके आए हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी मेरे को वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जो भी मेरे को वर्क डन करना पड़ता है वही मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। तो Q चार्ज के लिए W काम, 1 चार्ज के लिए W/Q काम, और 1 चार्ज के लिए वॉट एवर काम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q। तो ये डेफिनेशन बेटा उतनी ही सिंपल है जितना उसके घर का रास्ता। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला अभी अभी तुमको बताया था, वही यहां पर मैंने फिर से बता दिया। अब मैं इस डिफाइन को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं। अभी मैं चार्ज को कहां से ला रहा था बेटा, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक। कहां से, इन्फिनिटी से पकड़ के ला रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लेकर के आता हूं। तो जरा देखना, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैं नाम दिया गया इन्फिनिटी। यहां रखा है +1 कूलाम का चार्ज, और इस चार्ज को लेकर के आ रहा हूं मैं कहां पर, बहुत दूर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये रहा पॉइंट ए, यहां तक मैं लेकर के आ गया मैं ए पॉइंट तक, बिल्कुल लेकर के आ गया ए पॉइंट तक। अब +1 कूलाम चार्ज आ चुका है ए पॉइंट तक, और जो भी मैंने यहाँ पर काम किया है वही मेरा क्या है, जो मैंने यहाँ पर वर्क डन किया है वही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है वो मेरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, वही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब थोड़ा सा सीन को चेंज करते हैं कि ए पॉइंट पर मैंने +1 कूलाम चार्ज तो ला लिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर +1 कूलाम चार्ज ए पॉइंट तक आ गया। यानी पहले एक इन्फिनिटी था, दूसरा नोन पॉइंट था। अब मैं बात करूं किसी एक नोन पॉइंट से चार्ज को उठा करके किसी दूसरे नोन पॉइंट बी तक लेकर जाओ, चार्ज को किसी नोन पॉइंट ए से उठा करके किसी दूसरे नोन पॉइंट बी तक लेकर के जाओ, तो क्या करना पड़ेगा, तब भी तो कुछ काम करना पड़ेगा भाई। क्या ये काम
बिना एफर्ट की हो जाएगा भाई। इन्फिनिटी से लाओ किसी नोन पॉइंट से तब भी काम करना पड़ेगा। अगर ए से बी तक लेकर के जाओ यानी दो नोन पॉइंट के बीच में भी अगर चीजों को लेकर के जाओगे तो भी तो तुमको काम करना पड़ेगा। जब एक नोन पॉइंट से किसी दूसरे नोन पॉइंट तक हम इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के जाते हैं तो किया गया वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक, क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले मैंने क्या कहा था, इन्फिनिटी से अगर मैं ए पॉइंट यानी नोन पॉइंट से लेकर जा रहा हूं तो क्या होता था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। अगर एक नोन पॉइंट से दूसरे नोन पॉइंट तक लेकर के जा रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज को तो वो क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा। तो बेटा अगर मैं ए से बी तक लेकर के जा रहा हूं, क्या लेकर जा रहा हूं, ए से बी तक लेकर के जा रहा हूं किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को, +1 कूलम चार्ज को, तो फॉर्मूला क्या हो गया, VA माइनस VB। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। अगर मेरे पास में कोई चार्ज है जिसको मैं इन्फिनिटी से लेकर के जा रहा हूं किसी नोन पॉइंट तक, तो वहां पर हमेशा जो किया गया वर्क डन होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर दो नोन पॉइंट के बीच में अगर मैं चार्ज को लेकर के जा रहा हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ना मेरी एनसीईआरटी के अंदर, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। और रियल लाइफ में भी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करता हूं। मैं घर में बोलता हूं ना कि भाई मेरे घर में 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। वो पॉइंट क्या है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, क्या है ये? तो बेटा इस चीज को मैं समझाता हूं ये पर्टिकुलर डायग्राम के द्वारा। यहां डायग्राम देखना, मैंने क्या कहा, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर कौन सा बेटा, ए है। ये सिलेंडर कौन सा है, ए है, दिखाई दे रहा है ना। ये सिलेंडर है बी, ये भी दिखाई दे रहा है। सिलेंडर ए के अंदर देखो बेटा हाइट कितनी है, ये यहां से यहां तक हाइट है। और सिलेंडर बी की हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक लिक्विड की हाइट है। दोनों के लिक्विड की हाइट मैंने लिख ली। ये हो गई हाइट सिलेंडर ए के अंदर लिक्विड की, ये हो गई हाइट सिलेंडर बी के अंदर लिक्विड की। अब सबसे मेन बात पता है क्या आती है, सबसे मेन बात क्या आती है कि जितनी ज्यादा हाइट होती है पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा हाइट होती है पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। हाइट कैसी है, ज्यादा है, तो पोटेंशियल भी कैसा है, ज्यादा है। और हाइट अगर कम है तो क्या बोलूंगा, पोटेंशियल भी कैसा होगा बेटा, पोटेंशियल भी कैसा होगा, कम होगा। हाइट कम है तो पोटेंशियल भी कम है। क्योंकि मैंने 9th क्लास में ये चीज सीखी है कि बेटा जितनी ज्यादा हाइट होती है पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। अच्छा 9th नहीं पढ़ी ना, भूल गया था मैं, सीधे 10th से पढ़ने आए हो तुम। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, पढ़ते जाना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, हाइट लिक्विड की जितनी ज्यादा होती है उसकी पोटेंशियल उतनी ज्यादा होती है, वोल्टेज उतना ज्यादा होता है। हाइट जितनी कम होती है वोल्टेज उतना कम होता है, पोटेंशियल उतना कम होता है। बात मेरी समझ में आ रही है क्या? तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर लिक्विड की हाइट कैसी है, कम है। यहाँ पर लिक्विड की हाइट कैसी है, ज्यादा है। ज्यादा हाइट हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज, कम हाइट कम पोटेंशियल कम वोल्टेज। तो हमेशा, अब यहाँ पर देखना, ये बीच में मैंने क्या लगा है, एक नलका लगा रखा है, एक टैप लगा रखा है। अगर मैं इस नलके को यहाँ से चालू कर दूं तो क्या लगता है तुमको, ये वाली साइड से पानी इस साइड में आएगा कि इस वाली साइड से पानी इस साइड में जाएगा? बोलो बोलो बोलो, दिमाग लो, लग गया दिमाग? पानी कहां से कहां आएगा, ए वाले चल के बी वाले की तरफ आएगा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल कम है। चल भाई अब अपन खोलने की कोशिश करते हैं, इस नल को खोलते हैं, क्या देखने को मिलता है? मेरे को देखने को मिलता है कि पानी फ्रॉम सिलेंडर ए टू सिलेंडर बी चलने लगा, इधर से पानी इधर की तरफ भागने लगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, जहां हाई पोटेंशियल होता है वहां से लिक्विड या फिर करंट हमेशा कहां बहता है, लो पोटेंशियल की तरफ। और ये स्टेटमेंट का मतलब भी यही था। क्या मतलब था इस स्टेटमेंट का, कि भाई करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऊंचाई वाली जगह से लो वाली जगह पर करंट फ्लो होता है, सिमिलरली हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है। इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लो यार। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं तुमको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो, 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो। कैसे करोगे 1 वोल्ट को डिफाइन, 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे? चलो मैं करके बता रहा हूँ। मैंने अभी फॉर्मूला बताया, मैंने अभी तुमको फॉर्मूला याद कराया। V बराबर क्या होता है बेटा, W/Q। क्या होता है V बराबर W/Q? V बराबर क्या होता है बेटा, W/Q। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने W की वैल्यू यानी कि वर्क डन की वैल्यू कर दी कितना, 1 जूल। वर्क डन कितना कर दिया, 1 जूल। वर्क की यूनिट जूल होती है, ध्यान रखने का है। चार्ज को मैंने लिख दिया कितना, 1 कूलम। अगर 1 जूल वर्क कर रहा हूं मैं 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में,
क्या कह रहा हूं मैं, एक पॉइंट ये रहा मेरे पास ए और दूसरा पॉइंट ये रहा मेरे पास में बी। एक चार्ज को मैं ए से बी तक लेके जा रहा हूं, काम कितना कर रहा हूं 1 जूल का, चार्ज लेकर के कितना जा रहा हूं 1 कूलाम का। तो 1 कूलाम के चार्ज को ए से बी तक लेके जा रहा हूं, 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा। पॉइंट ए से मैं 1 कूलाम चार्ज को बी तक लेके जा रहा हूं और काम कितना करना पड़ रहा है 1 जूल का। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट। अब तेरे को चाहिए होगा कि मैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ पर लिख दूं, क्योंकि तू बना तो पाएगा नहीं। चल मैं लिख रहा हूं, टेंशन नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता। अब देख, टेंशन नहीं लेने का व डेफिनेशन लिखने का। डिफाइन 1 वोल्ट, तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन bringing 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge from point A to point B, then voltage difference between A and B is 1 वोल्ट। हो गया। अगर मैं ए से बी तक लेकर के जा रहा हूं किसको 1 कूलाम चार्ज को, और काम करना पड़ रहा मेरे को 1 जूल का 1 जूल का, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा बेटा, वो होगा 1 वोल्ट। जल्दी से डेफिनेशन लिख लो और आगे मेरे साथ में बढ़ लो। एफर्ट तो यार डाल रहा हूं मैं, एफर्ट डाल रहा हूं, तेरे को समझ में आ भी रहा है, लेकिन पता समस्या क्या है, यार लाइक नहीं करता। तो इतना क्यूट होने के बाद भी लाइक नहीं कर रहा, तो फिर मैं यार बेकार लोगों से क्या उम्मीद लगाऊंगा। चल अब लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे, जल्दी फटाफट आजा, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा हूं एग्जाम्पल 11.2। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। तेरे को क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा काम करना होता है। वो काम क्या होता है कि सबसे पहले लिखो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्या लिख लो, क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम। चार्ज दिया गया कितना 2 कूलाम का, तो चार्ज दिया गया कितना 2 कूलाम का, ये लिख ले यहाँ पर भाई, लिख ले भाई। उसके बाद अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया कितना 12 वोल्ट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया कितना 12 वोल्ट का। अब बात करते हैं, जब गिवन लिख ले तो उसके बाद लिख लेना कि टू फाइंड मेरे को निकालना क्या है। पहले गिवन लिख लिया, गिवन लिखने के बाद में लिखना है कि टू फाइंड मेरे को निकालना क्या है। निकालना क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि हाउ मच वर्क इज डन, वर्क इज डन, कितना वर्क किया गया है, तो निकालना क्या है, वर्क निकालना। तो मेरे को चार्ज दिया गया था, वोल्टेज दिया गया था और मेरे को वर्क डन निकालना है। चल भाई, अब इन तीनों को मिला ले और पता चल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगना है। तो अगली हेडिंग डाल देना यहाँ पर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हेडिंग डालने के बाद में दोनों को मिला करके देख लो, गिवन और टू फाइंड को मिला करके देख ले भाई कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q। वोल्टेज कितना दिया है 12, W कितना दिया है निकालना है, Q कितना दिया है 2, 2 को इधर पहुंचा दो, तो 12 × 2 इज इक्वल टू W। 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, और वर्क की यूनिट होती है बेटा क्या, जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो तेरा आंसर आ गया बेटा 24 जूल। सीख गया ना, मैंने पहले ही बोला था मैं सिखा दूंगा, दिमाग में बिठा दूंगा और तेरे पेपर में तेरे से पेपर को फोड़वा दूंगा, बस साथ देना, पढ़ते रहे। अब एक और आ गया मेरे पास में बीबी क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि मेरे कॉन्सेप्ट को बनाता है, बिल्ड करता है। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। सबसे पहले लिखना है तेरे को क्या, गिवन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कहां से आ रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से पास किया जा रहा है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पर एक बात को समझने का है, यहाँ पर एक बात को समझने का है। उसने बोला कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या बोला है उसने, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मेरे से एनर्जी पूछी जाए, मेरे से हीट पूछी जाए, या मेरे से वर्क पूछा जाए, ये तीनों एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है। न्यूमेरिकली नंबर्स में एक ही होती हैं, वैसे तो भाई अलग अलग चीजें हैं। चलो, तो कुल मिला के एनर्जी निकालनी है, यानी कि मेरे को वर्क ही निकालना है। तो QV और वर्क W के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है,
ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा V बराबर W/Q। V कितना बेटा? V कितना? V है 6, W मेरे को निकालना है, और Q कितना है? Q कितना है? Q है 1 कूलम। लिख दे। तो W बराबर कितना है? 6 1 जा 6, 6 × 1 = W। तो W बराबर कितना आ जाएगा? W बराबर कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6, और W की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल। अब बोला गया वर्क डन। वर्क डन तो मैंने निकाल लिया, लेकिन उसने पूछा क्या था मेरे से? एनर्जी। तो वर्क डन बराबर होता है एनर्जी के, तो हम बोलेंगे कि एनर्जी बराबर होगी 6 जूल। वर्क डन 6 जूल है तो एनर्जी भी 6 जूल है, और तेरा आंसर ये तेरे सामने आ चुका है। अगर कोई समस्या आ रही है तो अभी के अभी जल्दी कमेंट में रख करके पूछ ले, और नहीं आ रही है तो फिर जल्दी से लिख ले। अब बात करते हैं सेल और बैटरी। ये क्या होती है भाई? सेल क्या है बैटरी? सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सेल और बैटरी अल्टीमेटली क्या होते हैं? ये एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। पहली चीज बता देता हूं, एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एक्टिव एलिमेंट मतलब जो खुद ही स्वतः ही चीजें प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो एलिमेंट जो सेल्फ सफिशिएंट है, वो दूसरों की मदद करते हैं, वो कहे जाते हैं एक्टिव। और जो दूसरों से मदद ग्रहण करते हैं, दूसरों से मदद लेते हैं, वो कहे जाते हैं पैसिव। तो एक्टिव प्रोवाइडर और पैसिव गेनर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, तो जैसे ये आपको देखने को मिल रहा है बेटा एक सर्किट। सर्किट को देख जल्दी से। अब इस सर्किट के अंदर क्या दिख रहा है मेरे को? इस सर्किट के अंदर मेरे को क्या दिख रहा है? एक तो ये बल्ब है, लट्टू है जो कि ग्लो कर रहा है। एक ये बैटरी है जो कि ऑन हुई है, तभी तो ये बल्ब, ये लट्टू जल रहा है। तो ये जो लट्टू जलाने वाली बैटरी है, ये जो लट्टू जलाने वाली बैटरी है, तो ये बैटरी कही जाएगी यहाँ पर एक्टिव एलिमेंट। क्या कही जाएगी? ये कही जाएगी एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक ऐसा क्लोज पाथ से मेरा मतलब क्या है? क्लोज पाथ से मेरा मतलब क्या है कि भाई यहां से मैंने ये शुरू किया, ये चलते हुए यहां तक आ गया, फिर इसके अंदर ये इंटरनली कनेक्ट होगा, और फिर यहां से चल के ये वापस से ये आ गया और यहां तक कनेक्ट हो गया। तो पूरा का पूरा जो रास्ता है ना, ये पूरा का पूरा रास्ता एक लाइन में, एक लाइन में कनेक्टेड है। बीच में कहीं पर भी कोई गैप नहीं है, कुछ छूटा हुआ नहीं है। ऐसा ही रास्ता कहा जाता है क्लोज पाथ। ऐसा ही रास्ता क्या कहा जाता है? क्लोज पाथ कहा जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये क्लोज्ड पाथ होता है अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जिस क्लोज रास्ते में, जिस बंद परिपथ के अंदर, उसको हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट मैं तुमसे बात करने वाला हूं कि सेल और बैटरी के अंदर सेल अल्टीमेटली क्या है। तो सेल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक सिलेंडर ये रहा, ओके, ये रहा सिलेंडर, और एक और सिलेंडर ये रहा, ठीक है। अब क्या होगा? दोनों सिलेंडर के बीच में मैं एक कनेक्शन बिठा देता हूं। ये मैंने कनेक्शन बिठा दिया दोनों सिलेंडर के बीच में। तो कनेक्शन बिठाने के लिए क्या करूंगा? ये मैंने पाइप जोड़ दिया, ये मैंने पाइप इधर भी जोड़ दिया, दोनों जगह पाइप जोड़ दिए हैं। अब क्या होगा? ये पानी यहां तक भरा हुआ है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, पानी यहां से आएगा, इधर आएगा, तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। अब कुछ इस प्रकार का सीन होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। अब बात आती है कि इस पाइप को देखो यार, अपनी नजरें यहां रखो, इस पाइप के पास रखो, यहां से पानी उधर जा रहा है, तो इस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। लेकिन ऐसा कब तक होगा? इस पाइप में से पानी कब तक फ्लो होगा भाई? इस पाइप में से पानी कब तक फ्लो होगा? जब तक इसका लेवल इसके लेवल के बराबर ना हो जाए। दोनों का लेवल जैसे बराबर होगा, इसके अंदर से फ्लो होने वाला पानी बिल्कुल रुक जाएगा। अब यहां से यहां तक जाने वाला पानी का लेवल रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। तो अब फर्दर पानी कैसे बहेगा इस पाइप के अंदर से? मेरी बात को फिर से समझना। इसका लेवल बढ़ा, इसका लेवल घटा, दोनों का लेवल बराबर हो गया। अगर दोनों का लेवल बराबर हो गया, इस पाइप के अंदर से पानी फ्लो होना तो बेटा बंद हो गया। अब क्या सिचुएशन की जा सकती है कि इसके अंदर से करंट तो फ्लो होता रहे, पानी तो इसके अंदर फ्लो होता रहे। मान ले यहां से एक गिलास पानी इसके अंदर मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो इसका लेवल डाउन हो गया होगा, इसका लेवल बढ़ गया होगा। अब तू आकर के क्या करे कि यहां से वापस से एक गिलास पानी निकाले और इसके अंदर डाल दे। मैंने क्या कहा? मैंने यहां से एक गिलास पानी निकाल के इसके अंदर पहुंचा दिया, और तू पीछे से आया, तूने इसमें से एक गिलास पानी निकाल के वापस इसमें डाल दिया। मैंने फिर निकाल के यहां पर पहुंचाया एक गिलास पानी, और तूने यहां से निकाल के एक गिलास वापस यहां पर डाल दिया। मैं फिर लेके जा रहा हूं, तू वापस इधर पहुंचा रहा है, मैं फिर लेके जा रहा हूं, तू वापस इधर पहुंचा रहा है। तो बेटे क्या इसका लेवल कभी डाउन होगा? नहीं ना।
क्या इसका लेवल कभी बढ़ेगा? नहीं ना, इसका लेवल कभी डाउन नहीं होगा, इसका लेवल कभी बढ़ेगा नहीं। यानी यहां पर पानी लगातार चलता रहेगा, इस पाइप में से पानी लगातार चलता रहेगा। अगर ये सीन चलता रहे कि मैं यहां से पानी इधर पहुंचाऊं और तू यहां से पानी वापस इधर पहुंचा दे, तो बस तू कौन है? तू है सेल। कौन है तू? सेल। बायोलॉजी वाला सेल नहीं, ये फिजिक्स वाले सेल की बात चल रही है। अब जरा बात को समझने की कोशिश कि सेल का मेन काम क्या होता है। सेल का काम होता है कि यहां और यहां दो जगहों के बीच में वोल्टेज का अंतर, ये अंतर मेंटेन करके रखना। ये अंतर कम होने की कोशिश करता है ऑलवेज, ये अंतर हमेशा क्या होता है? कम होने की कोशिश करता है। लेकिन सेल क्या करता है? इस अंतर को मेंटेन करके रखता है। ये हमेशा दोनों एक दूसरे के बराबर होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेल क्या करेगा? सेल का काम होता है कि इन दोनों को बराबर ना होने दिया जाए, वापस से वही का वही डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। कौन? सेल। की डेफिनेशन में क्या लिखा मैंने? सेल अल्टीमेटली क्या है? सेल इज अ डिवाइस। सेल क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो प्रोवाइड करती है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जो क्या प्रोवाइड करती है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सेल तो मैंने बहुत बता दिया, अब बात आती है भाई बैटरी। किसकी बात आती है? बैटरी। बैटरी क्या होती है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। जब 1 2 3 4 बहुत सारे सेल्स को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, एक ग्रुप बना दूं, सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5, इन सब का जो ग्रुप है उस ग्रुप को मैं नाम देता हूं बैटरी। बैटरी बैटरी क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो तुम्हें यहां दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है? एक बैटरी बनाने के लिए मेरे को नंबर ऑफ सेल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये रहा मेरा एक सेल, ये रहा मेरा एक और 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 सेल, और इस प्रकार से बहुत सारे सेल्स को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूं, एक ग्रुप बना देता हूं, तो वही कही जाती है मेरी बैटरी। ये जितने भी सेल्स मैंने लगाए हैं, इन सभी सेल्स के जो टोटल ग्रुप का कॉम्बिनेशन बनेगा उसको तो मैं बैटरी बोलूंगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलूंगा। उस बैटरी का वोल्टेज कितना होगा? 2 2 4 4 4 8 8 4 12, यानी 12 वोल्ट। इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इस पूरे ग्रुप की वोल्टेज की पता चल जाएगी। और पूरे ग्रुप को मैं बोलता हूँ बैटरी। तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। कितना होगा? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इज द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, जो बनी होगी ग्रुप ऑफ सेल्स से। इस सर्किट के डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं जो मेरे को एनसीईआरटी के अंदर सजेस्ट किए गए हैं, इनको याद जरूर रखना है, क्योंकि इनके ऊपर छोटा क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अभी बता के आया हूं मैं सेल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 डंडा, छोटा डंडा नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव। सिमिलरली बैटरी, बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स। इसमें नंबर ऑफ सेल्स लगे होंगे, लेकिन हमेशा जो पॉजिटिव साइड होगी वो कौन सी होगी? बड़े डंडे वाली, और नेगेटिव साइड होगी कौन सी होगी? छोटे डंडे वाली। फिर आता प्लग की या फिर स्विच। प्लग की ऑन ऑफ, खटका जो घर में लगा होता है। अभी कमरे के अंदर नजर घुमा करके देख भाई, तेरे कमरे के अंदर बहुत सारे स्विच लगे होंगे, टक 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 टक, होता है कि नहीं होता? जिसमें कभी लाइट चालू करनी है, कभी लाइट बंद करनी है, कभी लाइट चालू करनी है, कभी लाइट बंद करनी है। ये दोनों काम हम एक स्विच के द्वारा करते हैं। अब जब बात आती है स्विच ऑफ है, यानी ओपन है, ओपन को हम बोलते हैं ऑफ, ओपन को क्या बोलते हैं? ऑफ स्विच। तो ऑफ स्विच का सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? ये बीच में गैप है, यानी यहां से मान ले करंट आ भी रहा है ना, तो करंट इस गैप से दूसरी साइड निकल के नहीं जा पा रहा। प्लग की यानी कि स्विच कैसा है? क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब क्या है? ऑन है, यानी करंट फ्लो कराना है, तो बीच में क्या लगा देते हैं? बिंदी लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। यानी यहां से अगर करंट आ रहा है तो करंट इस बिंदी पर टप टप करके इस साइड में निकल जाता है। फिर आता है वायर ज्वाइंट। 2 वायर्स का ज्वाइंट, ज्वाइंट समझते हो ना? ज्वाइंट 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 ज्वाइंट। तो ज्वाइंट में दिखा देता हूँ बेटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में वायर है, तो ज्वाइंट कैसे लगाते हैं? ज्वाइंट कैसे लगाते हैं? एक वायर ये रही और एक वायर ये रही। अब इन दोनों वायर को लेकर के मैं आपस में ना ऐसे जोड़ देता हूँ, मैं आपस में ऐसे जोड़ देता हूँ, मैं आपस में ऐसे जोड़ देता हूँ। इसको बोलते हैं वायर का ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी एक वायर ये रहा और दूसरा वायर इसके ऊपर से आके निकल गया, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी करंट का आदान प्रदान नहीं है। ये रहा 2 वायर है ये मेरे पास में। अब ये दोनों वायर एक के ऊपर से एक निकाल दो, ये निकाल दी मैंने दोनों वायर एक के ऊपर से एक। क्या इन वायर्स के बीच में कोई करंट का आदान प्रदान हो रहा है? नहीं ना, बस। तो ये होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब यानी लट्टू, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का ये सिंबल हो सकता है, इस तरीके से बना सकते हो, और या फिर ऐसे भी बना सकते हो, सिंपल सा जैसे मैं बनाता हूं, ये ऐसे भी बना सकते हो। एक रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? इस तरीके से बनाया जाता है, ये रुकावट शो करता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। कई बार क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस जो होते हैं ना
जो रुकावट है, ये जो रुकावट है वो फिक्स होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है रुकावट को हम समय के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज होने वाले रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या उसी की कैटेगरी कही जाती है रियोस्टेट। क्या कही जाती है? रियोस्टेट। और रियोस्टेट बनाने के तरीके ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बोले तो एमीटर, और वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, वी बोले तो वोल्ट मीटर। अब जहां से करंट एंटर करता है वो साइड होती है पॉजिटिव, जहां से करंट निकलता है वो साइड होती है नेगेटिव, याद रखना है। वोल्ट मीटर में जहां से करंट एंटर करेगा वो पॉजिटिव, जहां से करंट निकलेगा वो नेगेटिव। क्योंकि ये क्या है? ये पैसिव एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? ये पैसिव एलिमेंट्स है। मेरे को इस एपिसोड में इतना ही करना है। इसके आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट है, थोड़े से अच्छे लेवल की क्वांटिटीज होंगी, क्वालिटीज होंगी, चीजें होंगी जो मैं पढ़ रहा हूँ एपिसोड नंबर 2 के अंदर। अब तक के लिए VGVS इज साइनिंग ऑफ।